नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए, और टाइटल है मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से जुड़ा हुआ। और अस्थिरता कुछ इस मायने में क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल जिस तरह से आपस में उलझे हुए हैं, उनके बीच में कौन सा तीसरा देश आकर कूदता दिख रहा है, और अगर वो कूदता है तो क्या यह संघर्ष जो दो देशों के बीच है यह बढ़ जाएगा। आज के सेशन में जिक्र है क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। इस तरह के पाकिस्तानी क्लेम कितना मायने रखते हैं आज के सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है, क्योंकि आसिम मुनीर जिन जिन से हाथ मिलाए वो फिलहाल यहां नहीं है। ऐसे में अब जिन जिनको आसिम मुनीर ने छुआ, ईरान में उनका आगे क्या होगा, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है कि वो ईरान के साथ खुलकर आकर खड़ा हो गया है, और उसने कहा है सभी मुस्लिम देशों को कि वो सब संघर्ष करें और पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाए और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करे। मैंने कल भी अपनी पाठशाला पर इसी समय एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान ने पहले सॉलिडरिटी शो की थी और मुसलमानों को आह्वान दिया था, और अब आगे का अपडेट इस तरह है कि कल शाम को ईरान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने कही है या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने टीवी इंटरव्यू में यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान ईरान के बिहाफ पर इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज करने के लिए तैयार है। इन बातों में कितनी सत्यता है, या फिर उड़ता तीर पाकिस्तान ने ले लिया है, आज के सेशन में विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हेडलाइंस बन चुकी हैं ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल इफ तेहरान इज बॉम्ब्ड। तो इस प्रकार से ये हेडलाइंस इस समय बन चुकी हैं। आज के सेशन में इसका तो हम एनालिसिस करेंगे ही, इस पूरे संघर्ष में जो अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे, ट्रंप ने शांति के क्या ताजा ऑफर दिए हैं वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रंप ने खैमनेई को मरने से बचा लिया, क्योंकि इजराइल का कुछ ऐसा प्लान था कि वो ईरान के सुप्रीम कमांडर को ही खत्म करने वाला था। तो आज के सेशन में इस बात का भी जिक्र होगा। एक जिक्र और होगा कि अमेरिकन्स को जो ईरान में हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने के लिए कह दिया है। एक जानकारी और देंगे, और वो जानकारी होगी कि इजराइल ने धमकी दी है कि आपने मेरे सिविलियंस को टारगेट किया है, आपके सिविलियंस का क्या होगा, अब ये आने वाली रातें बताएंगी। इसका मतलब रातों का इंतजार सभी को है। ईरान में कैजुअल्टीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, डेथ टोल बढ़ रहा है। ऐसे में आगे क्या अपडेट्स होंगे और वो बताएंगे। और सबसे आखिर में जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और वो ये कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते इस संघर्ष से भारत को क्या नुकसान होगा। आज बहुत सारे टाइटल्स सिंगल यूनिट में कवर होने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज सारे एंगल्स पर डिस्कशन होना बाकी है। और हां, एक एंगल और भी, अडानी के हाइफा पोर्ट पर हमला हुआ भी था या नहीं, और हुआ था तो नुकसान हुआ कि नहीं, और नुकसान हुआ तो फिर कितना हुआ, सारी बातें आज के सेशन में। लेकिन हां, फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैंने जो तमाम साथियों के लिए ऑफर चलाया हुआ है वो ऑफर कंटिन्यू है, उसका आप लाभ अवश्य लें। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट पर हमारा कूपन कोड अंकित 500 यूज करके फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्स पर सीधा 500 रुपीज का ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के कोर्स में भी सेम यही चीज लागू होती है, और यदि आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग का कोर्स हमसे लेते हैं तो उसमें से इन दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो आप कॉम्प्लीमेंट्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई ने जो एक इंटरव्यू दिया उसकी। असल मायने में एक रविवार शाम को इन्होंने अपने स्टेट टेलीविजन को, ईरानी स्टेट टेलीविजन को रजाई ने इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में कहा कि इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा।
यह बयान जैसे ही आया, इस बयान के बाद बाकी किसी की नींदें उड़ी हो या ना उड़ी हो, पाकिस्तान की चिंता स्वतः ही बढ़ने लग गई कि ये तो हमने इनको पर्सनली कहा था कि भाई साहब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, साथ हैं की बात कहां से आई? असल में जैसे ही इजराइल ने ईरान को टारगेट किया था तो शहबाज शरीफ ने तुरंत इसका निंदा करते हुए स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टर्म में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कंडेमिनेशन कर दिया था कि आप ये गलत कर रहे हैं, वैश्विक शांति के लिए सही नहीं है। फिर थोड़े दिन, एक दिन बीतते बीतते ही ये तुरंत अपनी तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से बात कर लेते हैं कि सर जो हो रहा है आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ, यूएन पीस में बात की जानी चाहिए। फिर शाम होते होते ये आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ईरान के साथ जब खड़ा होता है, इसके मायने मैंने कल भी अपने सेशन में आपको बताए थे और बड़े मायने हैं। बड़े मायने ये हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई में ट्रंप से टक्कर लेने की कुव्वत बची है या फिर पाकिस्तान को जबरन चढ़ा करके आगे ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान खुद जानबूझकर पाकिस्तान को आगे ले जाकर खड़ा कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के जो पुराने संबंध हैं वो कतई अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान को पाकिस्तान से फायदा तो है लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं है। ऐसे में कहीं पाकिस्तान को ईरान आगे ले जाकर खड़ा करके पाकिस्तान का तो कहीं नुकसान नहीं करा रहा है। खैर, इन सभी बातों पर और डिटेल में चर्चा होगी। ये वो इंटरव्यू कटिंग है जो इस समय वायरल है। हालांकि जो भाषा बोली गई है वो मेरी समझ से परे थी। इसमें ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई की बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा यदि ईरान के ऊपर इजराइल ने डाल दिया तो हम उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा ईरान का समर्थन बड़ी लाइन बन जाती है और इस बड़ी लाइन में पीछे वाली लाइन और तेजी से जुड़ जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही सारे मुस्लिम देशों को एक होने के लिए कहा था कि हमें ईरान के साथ एक होना चाहिए, अदरवाइज जो आज इनके साथ हो रहा है कल वो किसी और के साथ होगा। कल शाम तक पहुंचते पहुंचते रविवार की दोपहर में पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट और आ जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि वो ईरान के समर्थन में खड़ा है। सीनेट के द्वारा यह समर्थन देना ही अपने आप में अमेरिका को एक चुनौती देने जैसा था। अमेरिका इस बात से ऑलरेडी आश्वस्त था कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहेगा। कई जगह, अभी हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था किसी चैनल पर, तो उन्होंने इस सवाल को पूछा भी था कि क्या ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान के इसलिए नजदीक आ रहा हो क्योंकि वो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ यूज करना चाहता हो। यहां पर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत करके अमेरिका के विश्वास को ठेस जरूर पहुंचाई है। आपको 3 दिन पहले मैंने एक सेशन में जानकारी दी थी कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में पाकिस्तान की तारीफें हुई थी। तारीफों के साथ साथ एक और अपडेट था कि आसिम मुनीर को इनके विक्ट्री पर आर्मी का जो परेड था 250वीं वर्षगांठ का, उसमें इनवाइट किया जाने की खबर थी। मैं भी वो सेशन भी मेरा सुनाऊंगा जिसमें इनविटेशन की बात मैंने आप लोगों को कैसे प्रेजेंट की थी। और उस इनविटेशन के बाद में इन्हें नहीं बुलाया जाना, ये फिर से ये दर्शाता है कि या तो इनविटेशन आया नहीं था, आया था तो कटा दिया गया था। क्या सारी बातें थी बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो रवैया शो कर रहा है वो इजराइल और अमेरिका विरोधी है। यह कैसे पता चलता है? असल में 12 तारीख के दिन एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट कुछ इस तरह से होता है कि ईरान के किसी फ्रेंडली कंट्री ने ईरान को इन्फॉर्म कर दिया कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, कि इजराइल का हमला होगा। असल में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, वो काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में सक्रिय है। ऐसे में उसने ईरान को अपने इनपुट्स दिए, ऐसी एक न्यूज तैरना शुरू हुई थी। इस न्यूज पर इजरायली लोग काफी खफा हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो जानकारी देनी थी दे दी, लेकिन किसी को बचा तो नहीं पाए। लेकिन यह जरूर कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान आतंक का ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और इस केंद्र को भारत के साथ मिलकर खत्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तानियों की भी कई ऐसे वीडियोस निकल कर बाहर आने लगे, जैसे आप और हमारे वीडियोस कहीं और देश में चल रहे हों। वीडियोस आने लगे जिसमें एक पाकिस्तानी कमेंटेटर कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम ईरान, सऊदी जैसे देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब बांट दें ताकि उन पर कभी अमेरिका अपना प्रभाव ना दिखा सके। पाकिस्तान अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ईरान इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष असल में पाकिस्तान का संघर्ष है। उसके ऊपर ये
चलते चलते मूवी का एक मतलब चुप चुप के करके एक मूवी का दृश्य है जिसे आप देखकर समझ भी सकते हैं। इस दृश्य में जिस तरीके से यहां दो किरदार है, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मूवी में केवल इतना है कि ईरान और इजराइल झगड़ रहे हैं, इस बीच में पाकिस्तान आकर के ईरान के साथ खड़ा होता है, सॉलिडरिटी शो करता है कि आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इस बीच में तत्काल प्रभाव से ईरान पाकिस्तान को आगे खड़ा कर देता है। मतलब कुल मिलाकर ईरान ने पाकिस्तान को सरका के इजराइल के सामने अब फ्रंट फुट पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान यह स्वीकारने को तैयार है कि वो पहले तो पीछे बैकग्राउंड में खड़ा था, अचानक वो सामने कैसे आ गया? इस बात का खंडन पाकिस्तान की तरफ से शाम होते होते हो गया। उन्होंने कहा कि टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स का जो क्लेम है, ये क्लेम कि हम गवाही नहीं देते। ऐसी न्यूज शाम तक रिपोर्ट में पहुंचते पहुंचते आने लगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका इनके खिलाफ सख्त हो सकता है। आसिम मुनीर के लिए अभी जो सख्त अच्छे अच्छे वचन निकल रहे थे वो गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक सेशन में, आपको 3 दिन पहले एक सेशन में बताया था कि यहां पर आसिम मुनीर को न्योता भेजा गया है। मैंने आपको ये जो सेशन दिया था, इस सेशन में एक जानकारी साथ में दी थी, आप चाहें तो इसे सुनकर देख सकते हैं। मैंने आपको यह जानकारी देते हुए कहा था, जनरल प्रेज पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इनवाइटेड टू यूएस मिलिट्री परेड। ये इंडिया टुडे की न्यूज थी, जिस पर हमने कमेंट्री देते समय एक लाइन कही थी, वो चाहे तो आप यहां सुन सकते हैं। आर्मी परेड में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। 250वीं एनिवर्सरी है इनकी आर्मी की। 250वीं एनिवर्सरी में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। उसी दिन ट्रंप का बर्थडे भी है, 14 तारीख के दिन, 79 साल के हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब इन्होंने परेड निकलवाई और उस परेड में आसिम मुनीर का भी इनविटेशन है, ऐसा न्यूज़ में डल रहा है। ऐसा न्यूज़ की तरफ से कहीं ऑफिशियल आया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है। न्यूज़ ना तो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन आया है, ना अमेरिका की तरफ से कंफर्मेशन आया है, लेकिन न्यूज में ये चल रहा है। ये जानकारी मैंने आप लोगों को क्यों दी थी? क्योंकि ये न्यूज असल मायने में भारतीय सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो चुकी थी। अब जब पाकिस्तान की तरफ से आया है, न्यूज़ में कैसे आई वो मैं बता दें। असल मायने में क्या हुआ, न्यूज में ये खबर कैसे आई थी? पीटीआई, उस पीटीआई ने अपनी तरफ से यूएस में आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्लान डिक्लेयर किया है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, मैंने आपको जो जानकारी दी थी उस समय यह बताया था कि पाकिस्तान की जो पीटीआई पार्टी है इमरान खान वाली, उसने आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कॉल आउट किया है अमेरिका में। तो ऐसे में अगर पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है, प्लान कर रही है कि आसिम मुनीर आने वाले हैं, यह न्यूज आकर पहुंचती है यहां पर पहुंचती है, तब भी हम आपके सामने यह सेशन करते हुए एक लाइन जरूर कहते हैं, कंफर्मेशन कहीं से नहीं है, ना पाकिस्तान ना अमेरिका। न्यूज चल रही है तो जान लीजिए, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप न्यूज को जब सुनते हो तो ये सारी बातें जिन पर मैं बार बार क्लेम डाल रहा होता हूं कि ये न्यूज चल रही है, ठीक है? ऐसे में यह खबर जब हुई तो कहीं ना कहीं अब इसको ऐसे जोड़कर देखा जा रहा है कि 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख पाकिस्तान का जो ईरान के प्रति प्रेम उजागर हुआ, अमेरिका बुलाने वाला था लेकिन बुलाया नहीं। अब ये कंक्लूड करने वाली बातें हैं, ना ऑफिशियली किसी देश ने प्रूव की हैं और ना ही हम करेंगे। ये डिप्लोमेसी की वो चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो दिखा दिया जाता है, ठीक है साहब? अच्छा, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का जो भी रवैया हो, हेडलाइन जरूर ये बन जाती है, यूएस डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर टू 250 आर्मी एनिवर्सरी। बोले साहब हमने इनको इनवाइट नहीं किया था। अब जब इनवाइट नहीं किया ये न्यूज आती है तो शाम को पाकिस्तान खुद निकल के आ जाता है और कहता है कि साहब देखो, हम रिजेक्ट करते हैं कि हमने मिसाइल सप्लाई ईरान को करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। अब ये मिसाइल सप्लाई की बात क्या आ गई? लोगों ने इस बात को इस तरह जोड़कर दिखाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो सॉलिडरिटी शो की है ना, उसका मतलब है कि ईरान को अब पाकिस्तान अपनी मिसाइलें देगा और पाकिस्तान अपनी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब भी देगा। असल में जो ईरानियन जो जर्नल थे उन्होंने बात बोली ये थी कि पाकिस्तान ने कहा है कि उन पर हमला हुआ तो वो आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला करेगा। न्यूज बन क्या गई कि पाकिस्तान सप्लाई करेगा। पाकिस्तान शाम को आकर सफाई देता है और कहता है कि ये सारी रिपोर्ट्स बेसलेस हैं और ऐसा कुछ भी हमने पब्लिक डिस्कशन में नहीं डाला है। ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एसोसिएट प्रेस को किसी ने अनोनिमिटी के आधार पर इंटरव्यू दिया, अपनी पहचान ना बताते हुए यह इंटरव्यू दिया और कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ईरान की तरफ से जो यह बयान आया है, यह बयान हमारी सॉलिडरिटी को
कंक्लूड करते करते आ गया है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब ऐसी जगह जाकर फंस गया है जहां एक और ईरान के लिए वो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ अब अपने बयान से जो उसे रेस्पेक्ट अपने देश में मिलने लगी कि यार साथी हो तो कोई ऐसा जो ईरान के साथ जाकर खड़ा हो गया, ऐसे में क्या वो अमेरिका का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगा? इजराइल की कहीं मिसाइल दिशा नहीं बदल पाएगी? ऐसे में ये सारी चिंताएं पाकिस्तान को सताने लगी, इसलिए उन्होंने शाम होते होते इस तरह की न्यूज रिपोर्ट करना शुरू कर दी। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने खुद इस बात को लिखते हुए कहा कि बिजनेस स्टैंडर्ड डज नॉट एंडोर्स एनी ऑफ रीडर्स कमेंट, कि भाई हम इनमें से जो बातें हुई हैं इन पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं देते। देखिए, मैं एक बात आपको अच्छे से बता दूं, जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में संघर्ष चल रहा हो, इंफॉर्मेशंस की बाढ़ आ जाती है और उन बाढ़ में से सही क्या गलत क्या ये तब तक पता नहीं चलता जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। ऑफिशियल स्टेटमेंट वॉर टाइम में नहीं आया करते। भारत ने बहुत अच्छा सिस्टम फॉलो किया था। जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो दिन भर में हम प्रेस रिलीज अपनी बकायदा दे रहे थे। दुनिया भर में ऐसा सिस्टम है नहीं। रशिया यूक्रेन के रोज अपडेट आपको नहीं मिल रहे होते ऑफिशियली। फिर जो खबरें आ रही होती हैं ये बिहाइंड द सीन खबरें होती हैं, जो उन क्षेत्रों के अंदर घूमने वाले पत्रकारों द्वारा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, वहां के पावर ग्रुप्स के द्वारा दी जा रही होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा दी जा रही होती हैं। और वॉर टाइम में हर तरह की खबरें जो फ्रंट कैमरे पे चल रही होती हैं और जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है, सबका अपना महत्व होता है। इसको मैं इस तरह समझाता हूं, आप अगर रिलेट कर पाए तो याद करिए। मैंने आप लोगों को कल ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन दिया था जिसमें ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी क्या है इसका मैंने जिक्र किया था, और उस जिक्र में मैंने बाल्फोर डिक्लेरेशन का जिक्र किया था, जिसमें बताया था कि ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को एक कमिटमेंट दे रखा था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतते हैं तो आपके लिए एक अलग देश देंगे। यह डिक्लेरेशन असल में पब्लिक नहीं हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि यह ब्रिटेन ने यहूदियों के लीडर्स को दिया हुआ था। ऐसे ही साई पिकॉट एग्रीमेंट जो बीच में ही कर लिया गया था कि अगर हम जीत कर आएंगे तो हम मिडिल ईस्ट को कैसे बांटेंगे। 1916 में ही 1918 की प्लानिंग हो गई थी, लेकिन 18 में जाकर 16 की बातें रिकॉग्नाइज हुई थी कि अच्छा इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो रखा है। मेरा यहां पर सारी बातों को कहने का तर्क इतना है कि युद्ध के समय पर किस देश ने किसको क्या कमिटमेंट दिए हैं, आज के सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा तेजी से बाहर आ जाते हैं और तेजी के बीच में फर्जी खबरें भी आ जाती हैं। उनको फिल्टर करके स्वाद अनुसार नहीं, परिस्थिति जन्य तरीके से समझते चलिए और सुनते चलिए। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए चर्चाओं में यही कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जा पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका को शहबाज शरीफ को हटाने में कुछ सेकंड्स ही लगेंगी। बस इतना सा ट्रंप कह दे कि इमरान खान बढ़िया आदमी है, पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगी। इमरान खान को सुधारना ही तो है कि वो रूस के साथ ना जाए, बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। खैर, पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्री खत्म करके अब युद्ध में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और नेतन्याहू इनके बीच में पहुंचते हैं। नेतन्याहू का कल एक जबरदस्त इंटरव्यू वायरल हुआ, जिस नेतन्याहू के इंटरव्यू में यह कहा गया था कि इस मिडिल ईस्ट में जहां एक और सबसे बड़ी चिंता ईरान है, वहीं दूसरी बड़ी चिंता पाकिस्तान है। यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। पुराना वीडियो था, लेकिन कल इसे खूब सर्कुलेट किया जा रहा था, यह दिखाते हुए कि इजराइल इस बात को जानता है कि पाकिस्तान कैसा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ रवैया एक आतंकी देश का ही रखता है, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी हैं और पड़ोसी देश एक ही तरह की कैटेगरी में है। क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को अपने जो पासपोर्ट हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है, ये इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मित्रता एक दूसरों के बीच में है और काफी सारी बयानबाजी इस समय पाकिस्तानियों द्वारा चल रही है। खैर, इस बीच में कहा बस इतना ही जा सकता है कि ट्रंप पाकिस्तान और ईरान में पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी विचित्र हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपडेट पर कि आज के समाचार क्या हैं, इजराइल और ईरान के बीच वॉर कहां तक पहुंची। देखो, आज तक के अपडेट्स को अगर मैं समराइज करूं एक लाइन में, तो इजराइल अपनी तरफ से कह रहा है कि मैंने सैन्य ठिकानों को और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर एनरिचमेंट जहां हो रहा था उन्हें टारगेट किया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल दुनिया को यह बता रहा है कि ईरान ने मेरे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है, जहां आम जनमानस रहता है वहां पर मिसाइलें दागी हैं।
हमने अपनी तरफ से यह क्लियर रखा था कि हम सेना और नाभिकीय ठिकानों को टारगेट करेंगे, लेकिन ये लोग हम पर हमला करते समय सिविलियंस के साथ डिस्टेंसेस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल अपनी तरफ से साफ रवैया जता चुका है। क्या जताया है जरूर बताऊंगा। आगे चलते हुए उन तस्वीरों को एक बार देख लेते हैं जो जारी हुई यह बताने के लिए कि इजराइल ने वाकई में ईरान के सैन्य ठिकाने और नाभिकीय जो पोर्ट थे, नाभिकीय जहां रिएक्टर्स थे या फिर जहां एनरिचमेंट प्लांट लगे थे, उन जगह पर हमला किया था। ये तस्वीरें जो आ रही हैं, इन तस्वीरों में से नतांज की तस्वीरें भी बताई गई हैं जहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट बोले तो उस तरह का यूरेनियम बनाना जो नाभिकीय बम में काम आता हो। यूरेनियम के जो ओर आते हैं उन्हें पिच ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। उनमें से यूरेनियम 92 235 नाम का आइसोटॉप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। तो बाकी ओर से इस ओर को या बाकी आइसोटॉप से एक आइसोटॉप को बनाने की जो प्रक्रिया है न्यूक्लियर रिएक्शंस के माध्यम से, उस प्रक्रिया को न्यूक्लियर संवर्धन या यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। इस यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लांट ईरान में नातांज में है, जिसे इजराइल ने टारगेट किया है। ठीक है, चौथे दिन की भी लड़ाई लगातार जारी है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्रालय का बयान आता है, कहा जाता है कि रविवार रात को ईरान ने 100 से ज्यादा लोग ईरान के अंदर घायल हुए हैं। एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 224 लोगों की ईरान में जान जा चुकी है और 1277 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य रेफरेंस से जानकारी बाहर निकलकर आती है और वो ये है कि लगभग 406 लोगों की ईरान में मौत हो चुकी है। ये अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जो ऐसी जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान में कैजुअल्टीज बहुत हो रही हैं। वहीं ईरान का इजराइल पर जब वॉर हुआ उसकी वजह से, मतलब हमला जो हुआ उसकी वजह से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। 20 लोगों के मारे जाने की खबर इजराइल में है और यहां पर 400 लोगों के मारे जाने की खबर चल रही है। फिलहाल के लिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में इजराइल के द्वारा ईरान के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे विदेश मंत्रालय हो, उन सबको टारगेट करने के बाद की तस्वीरें हैं। बिल्कुल लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है, या तो वो डिफेंस के वेपन बनाने के काम आ रही हो या मिनिस्ट्री की जगह हो, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नेतन्याहू ने इजराइल के आईआरजीएस इंटेलिजेंस चीफ और उसके डेप्यूटी को भी मार दिया है, ऐसी खबर आज सुबह निकल कर आती है। मतलब इजराइल ने इनका जो सबसे टॉप कमांडर था पहले सेना का, उसे खत्म किया। उसके बाद सेना के सेकंड कमांडर आईआरजीसी के ग्रुप के कमांडर हैं, उनको खत्म किया। अब इनके इंटेलिजेंस के टॉप कमांडर को भी इजराइल ने मार दिया है। बदले में ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जो सिविलियन इलाकों में हुआ, उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। साथ में ये तस्वीरें बताती हैं कि कुछ डैमेज यूएस की जो एम्बेसी ब्रांच है तेल अवीव में, वहां पर भी ईरान के हमलों से हुआ है। एक तरीके से यूएस के ठिकानों पर हमला होना, यूएस को इनवाइट करना है। लोग बार बार एक पर्ल हार्बर के इंतजार में हैं, फिर से एक बार वैसी ही दुर्घटना हो जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पोर्ट पर हमला कर दिया था। इंतजार में है कि बस अमेरिका किसी ना किसी तरह कूद पड़े। इसी बीच में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आता है और वो कहते हैं, द एरोगेंट डिक्टेटर फ्रॉम तेहरान has become a cowardly murderer who fires targeted shots at the civilian home front in Israel to deter the IDF from counting the attack that is collapsing its capabilities. The residents of Tehran will pay the price and soon. ये जानकारी आज सुबह की है। इसका तर्क ये निकाला जाए कि इजराइल ने अपनी तरफ से कहा है कि आप हमारे लोकल्स को मार रहे हैं, यानी कि सिविलियंस को मार रहे हैं, और सिविलियंस को मारना बुद्धिमता नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो लाइन इसको बहुत गहराई से पढ़ा जाना चाहिए और इसका मतलब यह निकलना चाहिए, सून का मतलब आज है और आज का मतलब इनकी रात ही होती है। रेजिडेंट्स ऑफ तेहरान विल पे द प्राइस, मतलब कि सिविल जो रेजिडेंट्स ऑफ तेहरान हैं उन पर आज रात को हमला होगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी रिलायबल डिफेंस मिनिस्टर जैसा डिफेंस का अगर व्यक्ति बोल रहा है, तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर का जो ये थ्रेट आता है, तो इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू ऑर्डर सिटीजन फ्रॉम वेरियस नेबरहुड इन तेहरान to evacuate in coming hours and then take action against infrastructure and government buildings. बिल्कुल बैरूत मॉडल की तरह तेहरान में हो सकता है बड़े हमले हो।
ऐसा कयास आज दिन में लगना शुरू हो चुका है। मतलब मैं आपके इस सेशन में हूं और इस समय पर सेशन से पहले की जो सूचनाएं हैं वो इस तरह की हैं कि आज यहां पर ईरान में बड़ा हमला सिविलियंस पर हो सकता है इजराइल की तरफ से। अब वो कैसे होगा ये आने वाला समय बताएगा। इस बीच में अमेरिका का अपने सिटीजन्स के लिए एक ऑर्डर आ जाता है ईरान में, और इस जगह पर यूएस की वर्चुअल एम्बेसी जो ईरान में काम कर रही है वो अपने सिटीजन से कहती है जो जो बॉर्डर नजर आ रहे हैं, फिर चाहे तुम्हें ईरान का बॉर्डर अर्मेनिया से जुड़ा नजर आ रहा हो, तुर्की के साथ जुड़ा नजर आ रहा हो, अजरबैजान के साथ जुड़ा नजर आ रहा हो, वहां से निकल लो। यह जानकारी अमेरिका ईरान में अमेरिकियों को देते हैं। आप कहेंगे सर ये जहां झगड़ा हो अमेरिकी पाए जाते हैं। देखो अमेरिकी हर जगह अपना किसी ना किसी तरीके से एंट्री करके रखते हैं। ऐसे में अमेरिकियों को यह सूचना कि जो बॉर्डर दिख रहा है वहां से निकल लो, यह अपने आप में वैसी ही चिंता व्यक्त करता है जैसे कभी लेबनान में अमेरिकियों ने दी थी, जैसे यूक्रेन में दी थी, जैसे फिलिस्तीन में दी थी। बिल्कुल वैसे ही सूचना यहां पर दी गई है। अर्थात अमेरिकी इंटेलिजेंस इस बात को लेकर सज्ज है कि ईरान के तेहरान पर और आसपास के इलाकों पर इजराइल के हमले रुकने वाले फिलहाल तो नहीं है। ऐसे में यूएस गवर्नमेंट कैन नॉट गारंटी योर सेफ्टी इफ यू चूज टू डिपार्ट यूजिंग दीज ऑप्शंस यू शुड लीव ओनली इफ यू बिलीव इट इज सेफ टू डू सो। देखो भाई फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अभी कह दिया है करना है कर लो नहीं तो रहो। इस बीच में भारत ने भी अपने 10,000 भारतीयों को रेस्क्यू करने का प्लान कर लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों को जो ईरान के अंदर छात्र हैं उनकी मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कल शाम को एक नंबर भी जारी कर दिया गया और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई कि सभी इंडियंस नेशनल जहां जहां पर हैं वो इस तरह से सुरक्षित हो जाएं। इसी तरह इजराइल ने कल रात को अपने ऊपर जो हमले देखे उनकी तस्वीरें निकलकर आई जिसमें हाइफा पोर्ट सुर्खियों में था। अब ये हाइफा पोर्ट क्या है वो समझ लेते हैं। असल मायने में हाइफा इजराइल के वन ऑफ दी बिजीएस्ट पोर्ट में से एक है जिस पर अडानी ने 70% कुल खर्च का इन्वेस्ट किया है। लगभग 1.5 बिलियन के आसपास का अडानी का इन्वेस्टमेंट इजराइल में है। उस पोर्ट को निशाना बनाया गया। 15 तारीख को ऐसी सुर्खियां चलने लगी। हाइफा पोर्ट मेडिटेरेनियन सी के अंदर कनेक्टिविटी का पोर्ट है और इजराइल के इस पोर्ट को ईरान द्वारा निशाना बनाया गया, ऐसी सुर्खियां चलने लगी। आज भी अभी जब आपका सेशन में लेकर आ रहा था उस समय भी सुर्खियां ये थी कि हाइफा को फिर से निशाना बनाया गया। तो 2 बार निशाना बनाए जाने की खबरें आई, कल और आज। कल की खबर को तो अडानी के जो सीएफओ थे उन्होंने आकर खुद से साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है हाइफा पोर्ट के ऊपर। तो ये जुगशिंदर रॉबी सिंह नाम से व्यक्ति हैं, इन्होंने इसे फॉल्स क्लेम किया। अडानी के सीएफओ हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा अडानी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये खबर जो दिखाई गई थी ये असल में तेहरान की ऑयल रिफाइनरी की थी, दिखा इसको हाइफा का कहकर दिया था। तो बोले कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर से हमला हुआ है उसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। हां, सूत्रों ने खबरें जरूर दी कि ईरान का जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट, इजराइल का जो पोर्ट है उस पर ईरानी हमलों में कुछ शार्प नेल्स आकर गिरे थे, बिखरे हुए टुकड़े मिसाइल के आकर गिरे जरूर थे, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि अडानी का जो हाइफा बंदरगाह है उसमें 70% भागीदारी है और यह भागीदारी इन्होंने इजराइल की गैटॉड करके जो समूह है उसके साथ संयुक्त रूप से ली है। यह इजराइल में आयात और निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें पहले की हैं, काफी ज्यादा वायरल रहती हैं। अब सवाल यह बनता है कि अगर ये दोनों उलझते हैं, आप इनको तो पहचानते हैं, खैमनेई इनका नाम है, इनकी भी जिक्र होना जरूरी है आज के सेशन में, सबसे अंत में होगा। फिलहाल के लिए इन दोनों को देखें तो आपका सवाल पहला यह है कि भारत क्या कर रहा है। भारत क्या कर रहा है से मतलब है कि भारत मध्यस्थता करा रहा है या नुकसान कैलकुलेट कर रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम इन दोनों देश के साथ व्यापार करते हैं, हम दोनों के साथ मित्रता रखते हैं। मित्रता और व्यापार दोनों इतना ज्यादा स्टेक पर नहीं है जितना इनके झगड़ने से मिडिल ईस्ट से व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर, फारस की खाड़ी से होकर आने वाला व्यापार भारत के लिए मायने रखता है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर झगड़ा फैलता है तो चिंताएं भारत की बढ़ जाती हैं। दोनों को अलग अलग टर्म्स में समझने का प्रयास करते हैं।
पहला ईरान, इजराइल या फिर भारत के साथ जो व्यापार है उनको समझते हैं। देखिए, ईरान में दुनिया का 3% कच्चा तेल उत्पादित होता है और भारत पहले यहां से खूब सारा कच्चा तेल मंगाया करता था। भारत तो वैसे भी अपना 85% तेल इंपोर्ट ही करता है ईरान से, लेकिन हम लोगों ने अपने तेल को मंगाना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन अब जब तेल हम नहीं मंगाते तो इनके साथ हमारा जो व्यापार है वो किस तरह का है उसे आप देखिए। ईरान के साथ भारत जब व्यापार करता है तो हम $2.2 बिलियन का ट्रेड करते हैं। इजराइल के साथ हम लोग $2.4 बिलियन का ट्रेड करते हैं। लगभग $2.5 बिलियन का ट्रेड है और इन ट्रेड में लगभग सामान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो दोनों की ताकत पर हैं। इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है तो हम उससे डिफेंस के इक्विपमेंट मंगाते हैं और ईरान तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे भारत तेल के अलावा बाकी चीजें मंगाने लग रहा है। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान भेजता है और इजराइल भारत को सैन्य हथियार निर्यात करता है। 32nd सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर भारत के लिए यह माना जाता है। ठीक है, ईरान से भारत को मिलता क्या है? तो ईरान कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल्स, कांच के बर्तन भारत भेजता है और भारत की तरफ से बासमती चावल ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगेन, दोनों के बीच में इस तरह का जो व्यापार है इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और उसको अरब सागर से कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित हो जाता है तो उससे भारत का बहुत ज्यादा व्यापार प्रभावित होगा। किस तरह से? नंबर 1, उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत यूएई से, सऊदी से, कतर से, बहरेन से तेल मंगाता है, इराक से तेल मंगाता है। अगर यहां पर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता होती है तो फ्लाइट जो जहाज हैं पानी के वो चलने कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। नंबर 2, चूंकि भारत से अगर किसी को रूस में जाना है, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, ईरान के साथ अभी ईरान के अंदर इतने सारे हमले हो रहे हैं तो एयर स्पेस वैसे बंद है, तो आपको रूस में जाना हो, सेंट्रल एशिया जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो तो ये सारी फ्लाइट्स बहुत महंगी हो चुकी हैं। अब इधर से आप फ्लाइट ले नहीं सकते, तो फ्लाइट जाने का जो रास्ता है या तो वाया चाइना होकर घूमकर फ्लाइट्स जाएं या फिर और नीचे से होकर मेडिटेरेनियन सी से होकर वाया टर्की होकर के फ्लाइट जाएं। तो रूट लंबा होने से भारत को नुकसान हो रहा है फ्लाइट्स के खर्चे के अंदर भी। तीसरा, हमारी बड़ी मात्रा में जो भारत के वर्कर्स हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स का महंगा होना, ट्रेड का दिक्कत हो जाना हमारे कामगारों के लिए मुसीबत खड़ा करेगा और उनकी वजह से जो रेमिटेंसेस इंडिया आते हैं वो भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है साहब, अब एक और इंटरेस्टिंग घटना सुनिए साहब, और वो इंटरेस्टिंग घटना यह है कि इजराइल ने खमेनेई को मारने का प्लान कर लिया था। खमेनेई को मारने का प्लान कर लिया था से क्या मतलब है? ईरान के सुप्रीम कमांडर जो इनके धर्मगुरु माने जाते हैं वो खमेनेई हैं। इनके बारे में इजराइल ने तैयारी कर ली थी कि जैसे मैं बाकी सबको मार रहा हूं, क्योंकि वो हमास के चीफ को भी, इनके इस्माइल हानिये को भी ईरान में ही मारा था। इजराइल ने तैयारी कर ली थी कि खमेनेई को खत्म करते हैं, बार बार ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर जनता को हम संभाल लेंगे। ट्रंप बीच में आए और उन्होंने बीच बचाव करके इनको रुकवाया। हालांकि बीच बचाव के नाम पर ट्रंप का एक बयान फिर भी सुर्खी में जरूर आया, और वो सुर्खी में बयान क्या आया वो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन इससे पहले ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि ट्रंप ने वीटो कर दिया इजराइल के इस प्लान पर कि आप सुप्रीम लीडर को नहीं मारेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से इजराइल को रोका कि अगर यह हो गया तो भयंकर अशांति फैल जाएगी। अशांति किस तरह से? हो सकता है कि फिर ऐसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब यूनाइट ही हो जाएं कि यार ये सुप्रीम लीडर कोई नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारी तो क्या वैल्यू है, तो ऐसे में उससे हम निपटेंगे कैसे? तो ट्रंप ने रुकवाया कि खमेनेई को मत मारो। अब आप पूछेंगे ये कहां से आ गई खबर आपके पास? असल में रॉयटर्स ने यह खबर निकाली थी। रॉयटर्स की यह खबर कि अमेरिका का वीटो लगा है खमेनेई को मारने पर, इजराइल अपनी तरफ से कह चुका। अब यह कंफर्म कैसे हुआ? कंफर्म क्या हुआ कि नेतन्याहू का एक इंटरव्यू लिया गया अभी, और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर ये बताइए, और ये फॉक्स न्यूज चैनल ने ब्रेट बायर के साथ कोई विशेष रिपोर्ट है जो रविवार को आई, उसमें इनसे पूछा गया कि सर कुछ मारने का प्लान था क्या उनका? तो उन्होंने कहा देखो हमको जो करना है हम वो करेंगे, लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, हम अपने प्लान किसी को बताते नहीं है। अच्छा ये बात सच भी है, इजराइल कभी बता के नहीं करता कि हम किसको मारने जा रहे हैं, हमारा दुश्मन कौन है। मारने के बाद बताता है दुश्मन नंबर 1 था ये जिसको हमने मार दिया। इसके साथ साथ ट्रंप का एक बयान और सरफेस हो रहा है, और वो सरफेस होता बयान अगेन ट्रंप के बचपने को दिखा रहा है। मतलब जैसे जैसे वो प्रौढ़ अवस्था की तरफ जा रहे हैं, उनकी जो वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं, उनके इस बयान में उनका बचपना झलक रहा है। कैसे? आप जरा पढ़ें। ये कह रहे हैं
कि देखो भाई युद्ध रोक लो, मैंने आपके सामने भी ऑफर दे दिया है, मैं बढ़िया से ट्रेड करूंगा आप लोगों के साथ, जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान से कहा था। मैं जब आया था पहली बार तो मैंने सर्बिया और कोसोवो को लड़ने से रोका था, मैंने युद्ध नहीं रोकने दिया, मैंने युद्ध नहीं होने दिया, मैंने इथोपिया के अंदर भी युद्ध रुकवा दिया था। आप लोग युद्ध रोक लीजिए, और इजिप्ट और इथोपिया को लड़ते हुए मैंने रोका था। फिर लास्ट में ये जो सबसे अच्छी बात बोलते हैं, जिसको देख करके आपको वाकई में मतलब मेरा क्यूट सा ट्रंप ऐसी वाली फीलिंग आएगी, वो वाला क्या है, उसमें ये साफ कह रहे हैं, देयर इज ए पीस एट लीस्ट नाउ बिकॉज ऑफ माई इंटरवेंशन एंड इट विल स्टे दैट वे, लाइकवाइज वी विल हैव पीस सून बिटवीन इजराइल एंड ईरान, मैनी कॉल्स मीटिंग नाउ टेकिंग प्लेस, आई डू अलॉट। अब ये वाला जो लाइन है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों बार बार याद आ जाती है कुछ ऐसे लोगों की, कुछ उनके बयान याद आ जाता है, मैं बहुत करता हूं लेकिन कोई मानता नहीं है, वो वाली बात कि आई डू अलॉट एंड नेवर गेट credit for anything but that's okay, the people understand। अब इनको दुनिया समझे, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, इस बार ये अमेरिका की जगह मिडिल ईस्ट लिख दिए, और इस बात में ना इनका वो दर्द झलक रहा है जो आप और हम इनकी मजाक बनाकर लिए हैं। इनकी पीआर टीम ने इनको बताया होगा कि सर वो आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो शांति का क्रेडिट लिया ना, कि मैं शांति कराया, लोगों ने आपकी मजाक बना ली है, तो इस बात पर ये बोल रहे हैं। मैं बहुत करता हूं लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है। ये दर्द वाकई में ट्रंप का झलकता है, और थोड़ा सा ये लगता है कि ट्रंप कितने इनोसेंट हो आप, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ मोदी जी, क्यों नहीं कहते, आप कहिए ना, एक बार कह दीजिए ना, प्लीज कह दीजिए ना कि आप ही ने सब रुकवाया है। खैर युद्ध रुकवा दिए पापा वाली बात हो गई। फिलहाल के लिए ट्रंप इस बात से परेशान है कि उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, लेकिन हां, ईरान और इजराइल के बीच में ट्रंप फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मैं शांति ले ही आऊं, लेकिन शांति के नाम पर यह फुल शांति ना ला दे, कहीं यहां पर पूर्ण विराम लगा दे और उसके बाद में मामले को और भड़का दे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही है मेरे पास। हां, लेकिन जानकारी यह जरूर है कि फादर्स डे के उपलक्ष्य में मेरा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है और जो म्यूचुअल फंड का कोर्स है, उन सब पर अंकित 500 कूपन कोड अप्लाई किया जा सकता है। आप जाएं बातें बाजार की पर, पूरे 1 साल की वैलिडिटी का लाभ लें और इसे एक्सेस कर लें। और हां, यदि आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इस पर हमारी एक्सपर्टाइज एनालिसिस का लाभ लेते हुए आप इस कोर्स को एक्सेस करें, और फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का जो कोर्स है उसे आप ऑप्शन में एडिशनल लाभ के रूप में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।